सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 7 प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस इसके बारे में बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या जो भी प्रोसेस मॉडल आप चूज करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो शुरुआत होती है कम्युनिकेशन से। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, यहाँ पे जानकारी लेते हैं यूजर से। उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं और इस मॉडल के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि डिलीवरी देते हैं। तो ये जो पार्ट है इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसमें मेनली वो सारे काम आते हैं जो कोडिंग यानी एक्चुअल सॉफ्टवेयर लिखने और साथ में टेस्टिंग इससे रिलेटेड है, ताकि आप डिलीवरी कर सकें, डिप्लॉयमेंट कर सकें। तो कोडिंग कैसे हो सकती है? कोडिंग या तो आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए और उसको कोड कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो कभी जो सोर्स कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जैसे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, कोई इंटरमीडिएट डिजाइन है, उसके हिसाब से कोड जनरेट हो जाता है, जो इस तरीके का कोड आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे विजुअल सी शार्प है, जो जिसे हम 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत लाते हैं, इसमें भी जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, जो .exe बनती है, .bat बनती है, उसका भी एग्जीक्यूटेबल कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये कोडिंग का तरीका हो सकता है। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो जो पहला टेस्टिंग होती है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए आपने सिंपल एक फंक्शन लिखा है ऐड फंक्शन। अब ये इस फंक्शन में आपने केवल वेरिएबल लिए हैं, उनको ऐड किया है और डिस्प्ले कराया है, केवल शायद मान लीजिए 3 लाइन है। इसको हम कहेंगे एक कंपोनेंट या फिर कहेंगे एक फंक्शन, और अगर इस तरीके के फंक्शन 2-4 हो तो उसको हम मॉड्यूल कहने लगेंगे। इस लेवल पे जो टेस्टिंग होती है उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक इकाई यानी कि एक पार्ट। इस पार्ट को मिला के हम फिर एक पूरा प्रोग्राम टेस्ट करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग ये हो गया। उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि हमारे पास एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको ये बताया इस तरीके के पार्ट या मॉड्यूल्स। अब इनको हमको कनेक्ट करना है, ये अब एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब ये एक साथ हम जोड़ देंगे, फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास यूजर ने कुछ आपको रिक्वायरमेंट दी है, जो कि हमने यहाँ गैदर किया है, उसी के हिसाब से प्लानिंग की है, उसी के हिसाब से मॉडलिंग की है। तो यहाँ पर यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने सिस्टम डेवलप किया है वो चेक किया जाएगा कि इस सिस्टम में सारी फंक्शनैलिटी, सारे जो बिहेवियर है, सारे जो काम है वो आपने कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। इसको हम वैलिडेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसमें आगे चल के मैं आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अब आपने बना तो दिया, अब यहां पर है यूजर जिसने आपको काम दिया है, वो इस सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होंगे कि यूजर कैसे इस किस लेवल पे या क्या क्या लगा के टेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो सारे फंक्शन और फीचर चेक करेगा आपने, उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। पहली चीज इसमें आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में जो भी हमको प्रिंसिपल या सिद्धांत जानने हैं, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है कोडिंग और टेस्टिंग के लिए, इसमें यह है कि बिफोर यू राइट 1 लाइन ऑफ कोड बी श्योर यू। मतलब होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम सीधा कोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहली चीज ये आती है कोड करने से पहले, क्या आपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम समझ ली है? क्या आपको आइडिया लग गया है आपको क्या करना है? उसके बाद, क्योंकि हमको कोड बनाना है डिजाइन से, ध्यान रखिएगा कि डिजाइन से ही कोडिंग होती है, जो मॉडल्स होते हैं उन्हीं से कोडिंग होती है, या फिर एक्चुअल टाइपिंग जब आप करते हैं, कोड लिखते हैं। तो क्या आपको डिजाइन प्रिंसिपल सारे समझ में आ गए हैं, डिजाइन समझ में आ गए हैं? उसके बाद आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है या वो एनवायरनमेंट यूज करना है, जैसे आप यूज करते मान लीजिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है, या फिर आप यूज करते हैं नेटबीन्स, या फिर आप यूज करते हैं इक्लिप्स। ऐसे तमाम तरीके के सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है। कौन सा आप चूज करेंगे इसमें? कौन सा आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है? उसके बाद जो भी आप चूज कर लेंगे उसको यूज करिए, और ऐसा यूज करिए जिसमें आपको डिबगर भी मिल जाए,
मतलब अगर जो कोड करे तो उसको डिबग आराम से कर सके। हो सकता है स्टैटिक या डायनेमिक एनालिसिस होती है, यानी एक कोड वॉक थ्रू होता है और एक एक्चुअल में आप कोड चलाते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आपको एरर्स पता चलती है, कोई मेमोरी लीक है पता चलता है, कोई अनरीचेबल कोड है वो पता चलता है। तो वो ऐसा एनवायरनमेंट चूज करिए। और उसके बाद जब भी एक कंपोनेंट आप तैयार कर लें या फिर कहें कि कुछ कोड लिख लें जो एक पर्टिकुलर काम करता है, फटाफट उस पर यूनिट टेस्ट लगा दीजिए। हर कोड का यूनिट टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब कोडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि अब जब आप एक्चुअल कोड इस तरीके का लिखेंगे तब आपके क्या सिद्धांत होंगे, क्या आपको फॉलो करना है। तो कोड लिखने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी आप कोडिंग करने वाले हैं, चाहे उसके लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज करने वाले हैं, चाहे फंक्शनल यूज करने वाले हैं, लेकिन जब भी आप एल्गोरिथम लिखें तो कोशिश करिएगा कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यूज करें। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन में डिवाइड करते हैं, यानी कि कोड को छोटे छोटे पार्ट में, इसे कहेंगे कि अंडरस्टैंडेबल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कुछ इसमें बाकायदा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में बताया गया है कौन कौन से आप लूपिंग कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नेस्टेड लूपिंग वगैरह यूज नहीं करनी है। वो सब इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अलग से एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है। पेयर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है, यानी कि दो लोग बैठ के एक ही सिस्टम पे कोडिंग करें, तो एक कोड करता है, दूसरा उसी समय क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर लेता है, आपके बग निकाल देता है। कोई आपका स्टैंडर्ड है, एक आदमी कोड कर रहा है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉलो करवाने में लगा देता है, या उसी तरीके से देखता है कि भाई हमें टेस्ट क्वालिफाई करना है तो वैसे लिखे, तो फायदा होता है इसमें। एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। सिलेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट मीट्स डिजाइन। इसमें क्या है कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वो डिजाइन के साथ मैच होना चाहिए या डिजाइन को फुलफिल करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए आपने स्टैक यूज कर लिया और उसी जगह पे आपको लिंक लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, या फिर मान लीजिए कोई और लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, वेरिएबल लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस समय क्या यूज करना है। अब क्योंकि आप कोडिंग डिजाइन से ही बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और डिजाइन मॉडलिंग का, उसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप कोड कर पाएंगे। जो कंडीशनल लॉजिक, जैसे मैंने बताया ना, मल्टीपल हम नेस्टेड इफ एल्स या बहुत सारे एंड, इस तरीके से एंड होते, बहुत सारे ऑर्स, ये सब आपने लगा दिए, एंड और ये सब बहुत सारा जो कंडीशनल लॉजिक है या फिर लॉजिकल या रिलेशनल लॉजिक है, इसको कम से कम लगाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा नेस्टेड लूप तो बहुत कम होने चाहिए। मान लीजिए इफ एल्स लगाया आपने, उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, ऐसे करके अगर आपने लगाना शुरू कर दिया तो बहुत उसको टेस्टिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई किस पॉइंट पे ब्रेक करेगा ये। इसके अलावा वेरिएबल नेम आपको वो देने हैं जो लॉजिकल है। अगर आपने दे दिया, मान लीजिए आप ऐड फंक्शन के लिए कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, या ऐड फंक्शन में जो फाइनल आउटपुट आप दिखाना चाह रहे हैं उसका नाम रख दिया आपने माय नेम, तो वो लॉजिकल नहीं हुआ। अगर ऐड के लिए आप कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे ऐड रिजल्ट, इस तरीके का एक लॉजिकल नाम रखेंगे। और अगर आपकी कोई कोडिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, जैसे मिश्रा स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसा कई कंपनीज लोकल कोडिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करती हैं, तो उसको आपको अक्षरशः फॉलो करना है। राइट कोड दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। अब कोड में क्या होता है, कई मर्तबा कोड में हम इस तरीके से कमेंट लिखते हैं, और कमेंट लिखने में हम बता देते हैं कि हम जो इस फंक्शन में क्या काम करने वाले हैं, इसके वेरिएबल क्या काम करने वाले हैं, इसका आउटपुट क्या करने वाला होता है, इसको हम सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड कहते हैं। जब भी आप कोई कोड लिखें, अगर उसमें विजुअल इंडेंटेशन बनाना चाहें या विजुअल, जैसे आप प्रॉपर अगर ऐसे इफ एल्स का कोड लिख रहे हैं, तो उसके बाद अगर दूसरा है तो यहां पर इफ एल्स ऐसे नहीं लिख देंगे, ये वाले को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा साफ दिखे। और इंडेंटेशन इसी को कहते हैं कि जब यूजर देखे या कोई भी आदमी देखे, उसको पता लग जाए कहां पर क्या हुआ है। ब्लैंक लाइन का यूज करिए ताकि थोड़ा डिफरेंसेस दिखे। वैलिडेशन प्रिंसिपल्स। अब आपने कोई काम किया है, वो काम सही है या गलत है, ये कौन बताएगा। यहां पर आप देखेंगे एक साहब जो है, इन्होंने बना तो दिया नल, लेकिन ये नल बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, पानी लेकिन इससे बाहर गिर रहा है।
पानी इस वॉश बेसिन से बाहर गिर रहा है। तो एक बार आपने जो कोडिंग कर ली तो उसके बाद आपको वैलिडेशन करना है, कोड वॉक थ्रू करना है, यानी कि पूरे कोड को ऊपर से नीचे तक आपको देखना है, वॉक थ्रू करना है। जैसे ही एक फंक्शन तैयार हो उसका यूनिट टेस्ट कर दीजिए और कोई भी एरर है उसको बिल्कुल वहीं दूर करिए। और कोड को जितना आसान, जितना सुंदर बना सके उतना अच्छा, उसे रीफैक्टरिंग कहते हैं। यानी मान लीजिए आप 4 लाइन लिखते हैं और वो 4 लाइन किसी एक लाइन में ही लिख के काम हो सकता है, तो उसी को रीफैक्टरिंग कहते हैं हम। टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। अब जब आप कोड लिख लेते हैं तो कोड सही लिखा है, गलत लिखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, उसके लिए हम टेस्टिंग प्रिंसिपल्स अपनाते हैं, यानी कि ऐसे सिद्धांत जो टेस्टिंग के लिए लगाए जाते हैं। अब ये जो साहब देख रहे हैं, इन्होंने बड़ी एक अच्छी किताब लिखी, द आर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इन साहब का नाम है ग्लेनफोर्ड जे मायर्स। तो ये जो साहब है, इनकी किताब में बाकायदा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, यानी कि अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं या टेस्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, आपके गोल क्या होने चाहिए, आप क्या सोच के टेस्टिंग करेंगे। पहली चीज ये है, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर। अब ये लाइन मैंने पढ़ी क्यों पूरी, क्योंकि यही डेफिनेशन है टेस्टिंग की। टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर। कहने का मतलब, अगर आपने टेस्टिंग की और आप कोई एरर नहीं निकाल पाए, इसका मतलब आपने टेस्टिंग नहीं की, इसका मतलब आपकी टेस्टिंग फेल हो गई। ये ध्यान रखना है आपको। एक अच्छा टेस्ट केस जब बनाते हैं, टेस्ट केस मतलब ये होता है, मान लीजिए एक फंक्शन को चेक करना है तो आप बाउंड्री वैल्यू चेक करेंगे, आप गलत वैल्यू देंगे, मतलब इलीगल वैल्यू देंगे, फिर लीगल वैल्यू देंगे, देखते हैं क्या वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो कोई एक जैसे फ्लोटिंग पॉइंट है, मान लीजिए इंटीजर है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे। बेसिकली टेस्ट केस लिखेंगे। तो टेस्ट केस, अच्छा टेस्ट केस तभी होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो ऐसे एरर को, ऐसी प्रॉब्लम को आपके कोड से निकाल के दे जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है। जो डिस्कवर्ड है, जो आप जानते हैं, अलग बात है, लेकिन टेस्ट केस का मतलब है वो छुपे हुए रहस्यमयी एरर्स को निकाल के लाना। सक्सेसफुल टेस्ट तभी होता है जो एक रहस्यमयी या फिर ऐसा कोई एरर जो आपने कभी सोचा नहीं था वो निकल के आ जाए। ठीक है जी, तो इसी को हम सक्सेसफुल टेस्ट कहते हैं। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, आपकी टेस्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप एरर नहीं निकाल पाए। तो टेस्टिंग करती क्या है? सबसे पहले आप क्या होता है, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, जिसको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। इसके लिए हम SRS लिखते हैं ना। तो ये स्पेसिफिकेशन, इसमें सारे यूज केसेस लिखे होंगे, यूजर की रिक्वायरमेंट लिखी होगी। अब इसके बाद आप कुछ फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देते हैं कि सॉफ्टवेयर बिहेवियर कैसे होगा इसका किसी इवेंट पे, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या कहीं क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो टेस्टिंग इसे उजागर करती है। डेटा जो भी आप टेस्टिंग से निकालते हैं वो आपको दिखा देगा कि भाई कितना रिलायबल आपका सॉफ्टवेयर है, कितना आप विश्वसनीय सॉफ्टवेयर है, कितना रिलाय कर सकते हैं उस पर। और दूसरा, क्या इसकी क्वालिटी है। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी में रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी, ये सब चीजें आती हैं। तो डेटा से पता चल जाता है टेस्टिंग के कि भाई कितने एरर निकल के आए, कहां कहां सॉफ्टवेयर फेल हुआ, किस समय फेल हुआ, इसमें अनरीचेबल कोड कितने थे, इसमें कई सारे वेरिएबल जो अनडिक्लेयर्ड थे या अनयूज थे वो कितने थे, मेमोरी लीक कहां कहां हुई। ये डेटा कलेक्शन जब निकल के आता है तो आपको पता लग जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितना क्वालिटी वाइज अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग कैन नॉट शो द एब्सेंस ऑफ एरर्स एंड डिफेक्ट्स। अब मैंने ये क्यों पढ़ा, मैं इसको दूसरी तरीके से पढ़ूंगा। टेस्टिंग कैन शो द प्रेजेंस ऑफ एरर एंड डिफेक्ट। यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमने पहली लाइन में देखा कि टेस्टिंग आपको ये बता देगी कि एरर और डिफेक्ट हैं, लेकिन टेस्टिंग ये नहीं बता सकती कि एरर और डिफेक्ट नहीं है। एक ही बात है, कहने का तरीका है ये। तो एवरेट एंड मायर, इन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो टेस्टिंग के लिए हर एक टेस्टर को, हर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को जानने चाहिए। ये सिद्धांत हमें फॉलो करने हैं, अपने करियर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको आत्मसात करने हैं। ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब कस्टमर रिक्वायरमेंट ही तो मेन चीज है। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट या फिर SRS आपने बनाया, यूजर से रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट गैदर किया, हर एक जो भी इसमें लिखित है उसी से आपके टेस्ट केसेस बनेंगे और उसी से आपका कोड जो होगा वो टेस्ट होगा। टेस्ट शुड बी प्लान लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग बिगिंस। होता यह है
कि हम कोड लिखने के बाद टेस्टिंग की बात शुरू करते हैं। यह गलत हो जाता है। आप कोड लिखने से पहले ही टेस्ट केसेस जनरेट कर लीजिए। पैरेटो प्रिंसिपल अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है। ऐसी चीजें हैं ना, कई चीजें जो हमेशा पूछी जाती हैं। तो इसमें देखिए, मैंने ये सॉफ्टवेयर कोड लिखा, मान लीजिए ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर कोड है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि ये पूरा 100% है, इसका मैं ये 20% पार्ट उठा रहा हूं, 20%। इसी 20% में 80% एरर निकल के आएंगी। क्लियर हो गया? मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर कोड है, कुछ ना कुछ ऐसा कोड होगा कहीं जहां से आप देखेंगे कि मैक्सिमम एरर निकल के आ रही है। तो 20% मतलब छोटा पार्ट है। अगर 10 लाइन लिखी है आपने, तो उसमें से 2 लाइन ऐसी होंगी जिसमें 80% एरर निकल के आ रही है। तो ये इसी को हम कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। टेस्टिंग शुड बिगिन इन स्मॉल एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स टेस्टिंग इन लार्ज। तो जैसे मैंने बताया, शुरुआत में यूनिट टेस्टिंग करेंगे आप, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। तमाम तरीके की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग मतलब स्मोक टेस्टिंग, अगर नाम बताने लगूं तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन बड़े तौर से लेकर आप छोटे पे नहीं जाएंगे, छोटे से लेवल से लेकर बड़े तौर पे जाएंगे। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। देखिए, पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना बार बार इम्पॉसिबल है, लेकिन जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना अच्छा है। इसके बाद एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, लेकिन ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसमें मैं इसको समझाऊंगा आपको। अप्लाई टू ईच मॉड्यूल इन द सिस्टम अ टेस्टिंग एफर्ट करस्पॉन्डिंग विद इट्स एक्सपेक्टेड फॉल्ट डेंसिटी। मतलब जहां पर प्रॉब्लम आने की संभावना है उस पर टेस्टिंग ज्यादा की जाए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपने कोई नया अभी काम किया, जैसे आप सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रहे हैं और आपने एक नया मॉड्यूल इंप्लीमेंट किया है, या एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है समझने में, बाकियों को भी आपको भी, तो ये जो मॉड्यूल है वो यही वाला होगा और इसी में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करनी है। फॉल्ट डेंसिटी मतलब जो एरर डेंसिटी है, डिफेक्ट डेंसिटी है, जहां ज्यादा होने की संभावना है जिस भी मॉड्यूल में, वहां टेस्टिंग ज्यादा होनी है। इसी टेस्टिंग प्रिंसिपल में स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स कैन यील्ड हाई रिजल्ट। अब होता यह है कि हम सीधा LDRA टूल हो गए या हमारे डिबगर हो गए जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, उनको डायरेक्ट यूज करना शुरू करते हैं और हम कहते हैं हमने टेस्टिंग कर ली। ऐसा नहीं है। हमारा जो एक्चुअल, ये केवल 15% एरर निकाल सकता है। 85% एरर आते हैं स्टैटिक टेस्ट टेक्निक से, जिसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोड वॉक थ्रू करते हैं, हम देखते हैं रिक्वायरमेंट और इसके हिसाब से चेक करते हैं हाँ भाई सब चीजें हो गई कि नहीं हो गई, रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा कोड ऊपर से नीचे तक हम आंखों से, अपनी नजरों से देखते हैं। यूजर मैनुअल को देखा जाता है, यूजर मैनुअल, इन सब चीजों से पता लग जाता है कहां कहां क्या क्या एरर है। तो 85% एरर कोड को रन करने के बगैर, कोड को एग्जीक्यूट करने के बगैर निकल के आती है। ट्रैक डिफेक्ट्स एंड लुक फॉर पैटर्न्स इन डिफेक्ट्स अनकवर्ड बाय टेस्टिंग। अब आप देखिए, टेस्टिंग हो चुकी, अब एरर निकल के आ गए, अब एरर आपके सामने है, डिफेक्ट आपके सामने है। तो जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकल के आए, मान लीजिए 100 डिफेक्ट निकल के आए, राइट, वो आपको क्वालिटी बता देगा कि आपकी क्वालिटी क्या है। इसी को आप कम करेंगे, 10 कर देंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। टाइप ऑफ डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट आ रहे हैं? परफॉर्मेंस रिलेटेड डिफेक्ट आ रहे हैं, यूजेबिलिटी डिफेक्ट आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, ये सारे टाइप के जो भी निकल के आएंगे। टाइप ऑफ डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट किस तरीके के हैं, कहां से आ रहे हैं, ये मेनली सॉफ्टवेयर किस दिशा में जा रहा है। जो एरर ये वाले बताएंगे, वो आपके सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी बताते हैं, कितना स्टेबल है आपका सॉफ्टवेयर। अगर मान लीजिए क्रैश हो रहा है तो उसका मतलब बिल्कुल अनस्टेबल है। लेकिन मान लीजिए आपने कोई एरर बॉक्स दिया या फिर मैसेज बॉक्स दिया, इसमें एक क्वेश्चन मार्क छूट गया किसी से टाइपिंग कारण, जो ऊपर दिखाते हैं ना, ऊपर जो दिखता है, तो वो स्टेबिलिटी में इफेक्ट नहीं करेगा। पैटर्न ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ओवर टाइम कैन फोरकास्ट नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिफेक्ट्स। अब आपने मान लीजिए डिफेक्ट निकाले, एक आपसे सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दिया यहां पर, उसमें कुछ एरर आए, फिर अगला सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दिया या डिलीवरी दी, उसमें कुछ एरर निकल के आए। तो अब आप पैटर्न क्या आ रहा है इसका, मतलब ये मान लीजिए 3 महीने बाद दिया आपने, तो अब आज कुछ दिए एरर आए, आज कुछ एरर आए इसकी टेस्टिंग में। तो ये जो टेस्टिंग में जो पैटर्न है डिफेक्ट ओवर टाइम,
ये आपको बताएगा कि आगे कितने एरर होने वाले हैं। इंक्लूड टेस्ट केसेस दैट डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्टवेयर इज बिहेविंग करेक्टली। अब इसमें टेस्ट केसेस हमको ये भी बताने हैं कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, ये भी तो बताना है। टेस्ट केसेस ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर गलत काम कर रहा है या फिर फॉल्ट हो रहा है। हमको ऐसे टेस्ट केसेस भी बताने हैं जिससे सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, वो टेस्ट लगाएं। सॉफ्टवेयर करेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर आप एरर निकाल के आएंगे। एक और चीज होती है रिग्रेशन। क्या होता है कि मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर कोड है आपका, इसमें ये लाइन चेंज कर दी गई, इस लाइन चेंज करने के कारण कुछ और तो एरर नहीं आ गया, या एरर कहीं और किसी मॉड्यूल में प्रोपोगेट तो नहीं हो गया। इसी को रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ये हर बार करनी होती है। जब भी कोई ना कोई आप चेंज करेंगे, जब भी आप सॉफ्टवेयर डिलीवरी देते हैं, उसके पहले हर इंक्रीमेंट के पहले आपके पास चेंजेस जरूर आएंगे। उस चेंजेस को आप अप्लाई करेंगे, उसके कारण आपको रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी। डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल्स। जब आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं यूजर को, तो उसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब वहां पर कौन से सिद्धांत आपको फॉलो करने, कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, इसमें 3 चीजें आती हैं। पहले आप क्या है, यूजर को एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब ये होता है कि मेंटेन करते हैं, आप यूजर को मदद करते हैं। उसके बाद फीडबैक, यूजर से आप फीडबैक पाते हैं। तो क्योंकि आजकल के जमाने में जितने भी मॉडल्स हैं वो इवोल्यूशनरी है या इंक्रीमेंटल होते हैं, यानी कि आप ये वाला काम जो है वो एक बार नहीं करते, ये आप मल्टीपल टाइम कम काम करेंगे। यानी कि हर बार आप सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ फंक्शन की वृद्धि करके देंगे, कुछ बढ़ोतरी करके देंगे। तो ये बार बार होगा। ध्यान रखिए, जो भी मैं आप अभी आगे बोलने वाला हूं वो बार बार होना है। हर एक डिलीवरी साइकिल, ये एक बार जो भी सॉफ्टवेयर आप यूजर को देंगे, डिलीवर करेंगे, वो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होगा, बिल्कुल भली भांति चलता हुआ सॉफ्टवेयर होगा। हर एक सपोर्ट साइकिल, ये जो मैंने साइकिल ये गोला बनाया है, बार बार चलेगी और हर एक बार आपको डॉक्यूमेंटेशन देने होंगे और यहां से ह्यूमन असिस्टेंस देना होगा। किसको? यूजर को। आपको उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद हर एक साइकिल में जो भी ये यूजर आपको फीडबैक देगा, इस फीडबैक के हिसाब से आप फंक्शन फीचर, यानी जो क्रिया काम आपके फंक्शन के आपके सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, क्या विशेषता, क्या एट्रीब्यूट आपको नहीं डालने वाले हैं, वो सब चीजें आपको देनी होंगी, या नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आपको उसको इंप्लीमेंट करना होगा। अब जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी करते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी आजकल सारे मॉडल हैं, हम एक बार सारा सॉफ्टवेयर बना के नहीं दे देते। हम एक बार बनाते हैं, फिर उसका फीडबैक पाके दोबारा बनाते हैं, ऐसे बनाते बनाते जब तक पूरा नहीं बन जाता। तो क्योंकि डिलीवर करते हैं हम एक इंक्रीमेंट, है ना, ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होता है ये, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर द सॉफ्टवेयर मस्ट बी मैनेज। अब होता यह है कि कस्टमर ये हमेशा ज्यादा चाहता है। जैसे ही कस्टमर ज्यादा चाहेगा, आप उसे नहीं देंगे, या आप कहेंगे सर ये बार 50 रिक्वायरमेंट थी, मैंने इस बार 20 की है, वो कह रहा 30 क्यों नहीं की, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्ट होता है, और वो आपने बना के दिया, आपने कहा 20 के लिए यार इतनी मेहनत की, ये बोल रहा है 30 क्यों नहीं दिया, आप तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो ये इससे थोड़ा बचना है आपको। ठीक है, यूजर की रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होती है। एक मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, एक बहुत बेहतरीन बुक लिखी गई, ये जैकमैन ने लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि प्रॉमिसिंग मोर देन यू कैन डिलीवर, और होता यह है कि हम सॉफ्टवेयर पाने के लिए या सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए, हम मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ हम ये डिलीवर कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट जो होता है, मान लीजिए 50 में 20 आपने किया, आप उससे ज्यादा दे देते हैं। 50 रिक्वायरमेंट करनी थी, आपने इसको 22 दे दी, जरूरत से ज्यादा दे दी, 20 कमिट किया था। यह भी हो सकता है कि 50 रिक्वायरमेंट में आपने कमिट किया 20 और आप दे रहे हैं उसको मान लीजिए 18, कम रिक्वायरमेंट दिया आपने। तो यह भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं दो और कम भी मत दो, जितना बोलो उतना दे दो। अ कंप्लीट डिलीवरी पैकेज शुड बी असेंबल्ड एंड टेस्टेड। अब होता यह है कि हम केवल सॉफ्टवेयर कोड की बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके साथ जो भी डेटा फाइल्स है या इसके साथ जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जाने हैं, उन सबको मिला के आपको बीटा टेस्टिंग करनी है, क्योंकि इसमें यूजर मैनुअल वगैरह भी आता है। कई ऐसी फाइल्स होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं, तो वो एक्चुअल यूजर के साथ जाके बीटा टेस्टिंग होता है, यूजर के साथ, यूजर करता है, आप देखते हैं।
तो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट कि भाई इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट यानी कि इंस्टॉलेशन जब होगा, या जैसे इंस्टॉलेशन शील्ड से बनता है कभी, या किसी और तरीके से बनता है, तो जिसे हम इंस्टॉलर कहते हैं, तो ये आपको चेक करना होगा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम पे जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि अलग हार्डवेयर है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डिवाइसेस अलग लगे होंगे, किसी के पास कोई और तरीके का नेटवर्किंग अरेंजमेंट होगा, उसका राउटर अलग होगा, किसी का मान लीजिए गेटवे अलग होगा, वहां पर आपको सारा चेक करना पड़ेगा। इसी डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल में अ सपोर्ट रेजिम मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड। अब आपने सॉफ्टवेयर तो दे दिया, यूजर को दिक्कत आई, वो किससे बात करेगा, किससे पूछेगा? यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, यहाँ कोई बंदा ही नहीं है, क्योंकि यूजर का मतलब ये होता है, यूजर सर्विस, ये सर्विस है, सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस। तो जब आप यूजर को प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके पास आएगा। अब यहां पर यूजर चाहता है फटाफट उसको उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिले, कोई भी दिक्कत आए उसका सोल्यूशन उसको फटाफट मिले। अब सपोर्ट, इसके लिए आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि भाई सपोर्ट मटेरियल क्या होंगे, लोग कौन से होंगे, जो भी आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी हो, सब मैकेनिज्म आपको, यानी कि एक तरीका और प्लान तरीका अपनाना होगा। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड टू एंड यूजर। तो अगर आप इसको यूजर मैनुअल देंगे और जितने भी तरीके, जो भी चीजें यूजर इसको पढ़ के सॉल्व कर ले, वो बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि सॉफ्टवेयर केवल कोड नहीं होता है, इसके साथ ट्रेनिंग होती है, इसके साथ जो भी ट्रबल शूटिंग कोड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, यूजर मैनुअल होता है, वो भी साथ में दिया जाता है। होता यह है कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमको पता है बग है, लेकिन हमारी डेडलाइन है, हमें डिलीवर करना ही करना है, हम बगी सॉफ्टवेयर दे देते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि यूजर को अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देंगे, वो उस समय आपकी तारीफ करेगा और बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में वो भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बगी सॉफ्टवेयर दे दिया, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो उसको हर दिन रिमाइंड करेगा कि इस प्रॉब्लम में ये बग है, तो ये आपकी इमेज को खराब कर देगा, अरे यार ये कंपनी अच्छे से काम नहीं करती। वर्क प्रैक्टिसेस। अब वर्क प्रैक्टिसेस स्कोल्ड साहब ये बताते हैं कि क्वालिटी एक ऐसी चीज हो गई है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि फेसबुक और गूगल में डिफरेंस बताओ, तो आप यहां पर क्वालिटी पैरामीटर लेके आएंगे, यही तो लाएंगे। अब इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है कि भाई यहां लोग जो काम कर रहे हैं, यहां लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्योंकि लोग ही तो काम कर रहे हैं। तो लोगों का क्या ट्रेट है, क्या हैबिट है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, किसी को बहुत अच्छा काम करना आता है, कोई किसी को नहीं करना आता है, कोई मेहनती है, कोई नहीं है। तो इसके लिए 10 कॉन्सेप्ट बताए गए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों में ही दोनों के लिए लागू होते हैं, जब तक हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोसेस हम चला रहे होते हैं। पहली चीज ये है इंटरफेसेस। जब भी हम इंटरफेसेस बनाते हैं, यानी हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें जरूर हमारी एक नेटवर्किंग इंटरफेस होगा, एक डेटाबेस इंटरफेस होगा, इस तरीके से तमाम इंटरफेस होते हैं। वहां सबसे ज्यादा एरर आती है, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। कन्वेंशंस एंड टेम्पलेट्स। अब हर आदमी जो भी चीज बना रहा है वो एक ही टेम्पलेट में बनाए, एक ही उसका फॉर्मेट हो, और नाम जो आपने यूज किए गए हैं वो एक अच्छा तरीका है जो आप दूसरा डेवलपर उसे समझ जाएगा और एंड यूजर को भी आप समझा सकते हैं। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होने चाहिए। डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन एक साथ आप नहीं कर सकते, वही कॉम्प्लेक्सिटी को कम करेगा। एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप मान लीजिए फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम लिखा आपने, फाइल ट्रांसफर मान लीजिए आपका 5 मिनट ले रहा है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 2 मिनट का, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि आपने फाइल ट्रांसफर का जो एल्गोरिथम लिखा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। वो उसकी स्पेस और टाइम एफिशिएंसी होती है, एल्गोरिथम की, हर एल्गोरिथम की स्पेस और टाइम एफिशिएंसी होती है, वो कम से कम आपको करनी है, मतलब उसको फास्ट बनाना है। हैशिंग का तरीका ये होता है, बहुत जल्दी आप किसी चीज को रिट्रीव कर लेते हैं, कहीं कोई चीज रखी है तो हैशिंग एक तरीका होता है जिसे रिट्रीव कर सके, तो उसका उपयोग करिए। कैशिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप डेटा कहीं रखेंगे, मान लीजिए आपने कोई, कैश का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज यूज की तो वो कैश में आ जाती है। उसके बाद अगर आपने ऐसा कोड लिखा है कि इसका डिपेंडेंट डेटा साथ में नहीं आ रहा है, तो जब आप दोबारा एक्सेस करेंगे उसको तो इस डेटा को दोबारा लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसा मत करिए, जो भी डिपेंडेंट डेटा हो कैश में आ जाए, ऐसा प्रोग्राम बनाइए। कॉन्करेंसी का क्या मतलब होगा? आजकल इतने सारे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर हो गया, मल्टी थ्रेडेड हो गया, इतने सारे कोर आ गए, उसका भी आपको उपयोग करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत जबरदस्त चल रही है, उसका उपयोग करिए। सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी और जो प्रिवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये भी आपको, क्योंकि बेसिकली आपको जो यूजर ने प्रोवाइड किया है या यूजर को जो आप दे रहे हैं, जितने भी कंटेंट है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता,
ये हर एक प्रोफेशनल का धर्म होना चाहिए। कहीं आप इधर उधर रिलीज ना कर दें, किसी को बता ना दें, या फिर आपका डेटा कहीं कोई चुरा ना ले। रिलेशनल डेटाबेस या कहें डेटाबेस का यूज बहुत होता है। कौन सा डेटाबेस यूज करना है, आजकल मोंगोडीबी हो गई जो फ्लैट फाइल बेस है, जो पहले के थे आपके ओरेकल वगैरह वो भी चल रहे हैं। सब कौन सा डेटाबेस यूज करना है ये भी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको बेसिकली डेटा रिडंडेंसी इसको कम करना है, और जो डेटा आप एक्सेस करते हैं उसकी स्पीड कम से कम रखनी है। चलिए साहब, ये बात हुई प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।